बलराम किसान है और मैं बड़वानी मध्य प्रदेश से हूँ, शायद आप सभी जानते ही हैं। हम आज यहाँ पर चर्चा कुछ भी चालू करेंगे, उसके पहले मुझे आप लोगों से जानना है कि आपके पास कौन से क्वेश्चन हैं जो हम आज इस बातचीत में रखेंगे। जो प्रश्न है आपके कि आपकी जिज्ञासा क्या है, केले में, पपीता में, या और जो आपके खेती करने के तरीके हैं उनमें आपको कोई प्रश्न नज़र आ रहा है क्या? बताइए। जी हाँ जी। पपीता लगाने का बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ मैं। ओके। लेकिन उसमें फल आने के समय जो वायरस आ जाता ना उसमें एकदम परेशान हो जाता है। तो वैसे डर जाता है कि पपीता लगाना है पर वायरस भी है और लगाऊं ना लगाऊं कंफ्यूजन है, पैसे डालूं या ना डालूं, तो आदमी डर जाता है ना। हाँ। और आपके किसी के कोई प्रश्न है? पपीता एक निकल के आया। मेरा भी वही पपीता के बारे में थी। पपीता के बारे में मैंने पहले 3 साल लगाया था, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा समस्या वायरस की ज़्यादा आती है। और सितंबर, अभी तो सितंबर तक प्लाट अच्छे है, सितंबर में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है उसमें पानी के कारण। और हमारे एरिया में आप लगाते कौन से टाइम पे है पपीता को? मई या 15-20 मई, 15 से 20 मई को लगाते हैं और सितंबर से प्रॉब्लम आती है। हाँ। तो 20 जून, 20 जुलाई, 20 अगस्त, 20 सितंबर बाद ही मतलब अधिकतर पपीता में फ्लावरिंग आती है चौथे महीने से, 4.25 महीने से, और फ्रूट सेटिंग होता है 5वें महीने से। 7वें महीने में मार्केट जा सकता है अगर हमने सही से काम किया, वरना 8वें महीने में। तो जो सितंबर के बाद आपके यहाँ परेशानी आ रही है, फ्रूट सेट होने के बाद पपीता अपटेक करना रुक रहा है और ठंडी का प्रमाण बढ़ रहा है। मिट्टी इसी तरह की है, काली मिट्टी थोड़ी है। ये क्षेत्र पूरा अगर देखा जाए तो क्ले वाला है, जैसे ही पानी जाता है पपीता पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहता और हमारी मिट्टी में पानी पकड़ के रखता है। क्ले वाली मिट्टी जहाँ जहाँ भी है वहाँ पपीता को पानी हमें समझ कर देना पड़ेगा कि पानी किस तरीके से दिया जाए। तो पपीता का एक चैप्टर ही अपन पूरा ले लेंगे। पपीता वाले कुछ है फार्मर, बाकी केला भी है सबके पास। आप इतने दूर से जब आए हैं तो आप क्या क्वेश्चन लेके आए हैं? देवास का क्या प्रश्न है मालवा का? सर उसका बड़ा ग्राफ होने के बाद भी उसमें करपा वगैरह दिख रहा है। इसमें केले में? केले में। अच्छा। दो तरह का, 3 तरह का करपा या पीलापन होता है। एक तो होता है कि अभी शीतलहर बहुत ज़ोर से चल रही है तो पूरा पान पीला दिखेगा, कुछ पीलापन। दूसरा, कहीं धब्बे सूखे हुए दिखेंगे, क्लोरोफिल नहीं है, वो है करपा। तीसरा, जंग के धब्बे दिखेंगे, वो है सिगटो का, बाउंड्री से जल रहे हैं। हाँ। और चौथा, ये जो बाउंड्री से जल रहा है ये और एक अलग सेगमेंट है। केले में अगर बाउंड्री से सूखन आ रही है और अंदर सिकुड़ रहा है तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा है आपकी फील्ड में, या तो पीएच ज़्यादा है, या पानी में क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, या आप जो पोटास चला रहे हो। केले में एक गंध बहुत बड़ा है कि हमें पोटास देना ही है, और पोटास देंगे तो जितनी बार पोटास देंगे उतनी बार क्लोरीन जाएगा, और क्लोरीन जितनी बार जाएगा और हमारी ज़मीन का पीएच ज़्यादा है या पानी का टीडीएस ज़्यादा है तो वो क्लोरीन पोटास को अपटेक होने नहीं देगा। और पोटास जैसे ही अपटेक होने से रुकता है, मतलब देना हमारे हाथ में कि हमने खाद डाल दिया। हमारी फील्ड की कंडीशन, पानी का कंडीशन और वेदर ये डिसाइड करेगा कि पौधा उस भोजन को उठाएगा या नहीं उठाएगा। और केले में हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि हमने पोटास ज़्यादा देना है और फील्ड डैमेज होने से टॉक्सिसिटी बढ़ती है और पौधा अनबैलेंस फर्टिलाइजर अपटेक करता है, उससे ये कॉर्नर जलता है, सारे न्यूट्रिशन उसको मिल नहीं रहे हैं और पोटास और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी उसमें दिखना चालू होती है। मिट्टी ज़्यादा बढ़ने से ये होगा, काली मिट्टी में अगर फील्ड है तो ये होगा। पानी ज़्यादा होगा अति तो जड़ें रुकेगी, सूखेगी, कत्थई कलर की बनेगी, उनकी छाल को ऐसे खींचोगे तो निकलेगा, भोजन नहीं उठाएगा उसमें। अभी के मौसम में जैसे दिसंबर लास्ट चल रहा है और आपके इंदौर के पास आसपास मालवा में ठंड ज़्यादा है, ठीक है, तो अभी के समय में आपको अगर काली मिट्टी है तो पानी कितना है वहाँ पर, दोनों पौधों के बीच में क्रैकिंग चाहिए और पौधे के पास नमी चाहिए, और अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट, ये 2 चीज़ आपको इस समय फील्ड में देना है। जो ये कॉर्नर जल रहे हैं केले के पत्ते, 1 एकड़ पे 5 किलो अमोनियम सल्फेट हर 5 दिन में
पूरा ये अभी जो जनवरी चलेगा, समझ लो आपको पूरे जनवरी हर 5 दिन में 5 किलो अमोनियम देना है। और तो चल रहा है, अमोनियम सल्फेट। चल रहा दूसरा एक उसमें बीच में सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करना है। वो भी चल रहा है। 1 एकड़ 100 लीटर पानी में 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड। हम पहले पानी चलाएं, उसके बाद लास्ट में हम सल्फ्यूरिक एसिड वाला पानी चलाएं और 2 से 3 दिन मोटर बंद करें। ठंडी ज़्यादा पड़ रही है तो 2 से 3 दिन जो मैंने बोला इसको रिवर्स करना है, रात में पानी देना पड़ेगा। तो वो सल्फ्यूरिक एसिड वाला पानी जब जाएगा उस बेड को फोड़ेगा और उसका खाद रिलीज करेगा। तो अपने को ये जो मैंने 5-6 चीज़ें बताई इसमें फाइंड करना पड़ेगा कौन सा वीक है। सल्फ्यूरिक ये तो पहले चलाने का बोलते हैं, कैसे पहले? पानी के साथ। हाँ, वो ठंडी के कारण मैंने उल्टा बोला है। हम नॉर्मल अगर टेम्परेचर में देंगे तो हम पहले सल्फ्यूरिक एसिड चलाएंगे। वैसे बोला है हम्म, उन्होंने, उसका वो सिस्टम ही वैसे बोला है कि उसको जैसे आप चालू कर रहे हो तो डाल दो और 2-3 घंटे पानी चलने हाँ दो। वही मैं बता रहा हूँ कि पहले आपने सल्फ्यूरिक एसिड वाला पानी चलाया, फिर उसके बाद पानी चलाया तो पूरी ज़मीन में फैल जाएगा। लेकिन हम जब अमोनियम हर 5 दिन में दे ही रहे हैं, हमारे क्षेत्र में ठंडी अच्छी खासी है और हम पानी अभी ठंड होने के कारण बंद नहीं कर सकते। वो तो पानी ज़्यादा देने का बोल रहे हैं। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि पानी बंद नहीं कर सकते। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड देने के बाद हमें पानी बंद करना है तो वो आपका जो कड़क मिट्टी चिपका हुआ है वो फुटरेगा और ढीला होगा। जब सल्फ्यूरिक एसिड आप चला दोगे उसके दूसरे दिन तीसरे दिन देखोगे तो वहाँ फोसरापन मिलेगा। कब? जब आपका पानी बंद हो जाएगा तब। बट ठंडी अभी है, दिसंबर और जनवरी है, तो हम पानी लंबा बंद नहीं कर सकते। तो हमें पानी देना ही है और उसकी ऊपर की लेयर पर सल्फ्यूरिक रखना पड़ेगा। हम पहले सल्फ्यूरिक देंगे तो वो नीचे की लेयर पे जाएगा और हम बाद में सल्फ्यूरिक देंगे तो ऊपर की लेयर पे जाएगा। ये कंडीशन होती है कि हम कौन से टाइम पर दे रहे हैं, कौन सी जगह पर दे रहे हैं और वहाँ का क्लाइमेट क्या है। ये आपके शाहदा के लिए स्टेटमेंट नहीं है। ये मित्र आए हैं देवास से, यहाँ से यहाँ अभी वैसे ही है ना सर, ठंडी थोड़ी सी ज़्यादा है। नहीं ठंड ज़्यादा है लेकिन मिट्टी हाँ, काली लेकिन है। मिट्टी काली है और कंडीशन दिसंबर जनवरी की एक जैसी है। तो इसमें आप चेंज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। 2-3 टाइम 2-3 फिर उसमें 3 रोज तक पानी बंद नहीं कर सकते, जैसे ठंड में नहीं बंद कर सकते अभी। हाँ हाँ 2 महीने का आप अभी अगर पानी बंद करोगे ठंडी में जनवरी में तो जो रात में 2 बजे से सुबह 7 बजे तक की शीत लहर चलती है, वो शीत लहर आपके प्लांट को और नुकसान देगी। उसका सारा पानी बर्फ बन जाएगा पत्तों का और वो पूरा का पूरा पत्ता पीला हो जाएगा। अभी इसको क्षेत्रीय भाषा में डावा सरकना बोलते हैं। आपके उधर क्या बोलते हैं? मालूम? पाला मारना। यस। तो अभी पानी नहीं बंद कर सकता है। किसी भी प्लांट में ठंड में गर्माहट देने के लिए पानी ही है और ताज़ा पानी है। रात में देना पड़ेगा। रात में 2 दिन में 2 चलेगा, बट गर्माहट देने के लिए रात में ताज़ा पानी चाहिए किसी भी पौधे में इस महीने में। तो बाई चांस लाइट रात में नहीं आ रही, दिन में आ रही, विकल्प ही नहीं है, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उसके लिए कुछ चीज़ें होती है कि हम किस क्षेत्र में प्लानिंग कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। तो अगर हमारा क्षेत्र ऐसा है कि कुछ टाइम ऐसा आता है कि 10 डिग्री से नीचे जाएगा ही जाएगा और वो समय बड़ा है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह है, तो आप पपीता लगाओ या केला लगाओ, उसको अगर आपने बायोमास आच्छादन किया, कचरा मल्चिंग किया तो वो गर्माहट बना के रखेगा, या आपने प्लास्टिक मल्चिंग किया तो गर्माहट बना के रखेगा। फिर आपकी लाइट रात में आए या दिन में आए उसका मैटर ख़त्म हो जाएगा। और ये ब्लू कॉपर किसके लिए होता है? वो फफूंदी नाशक है। तो उसको हमने जब डाला, वो संदीप जी ने बताया था कि वो डालो, तो उसको डालने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आया, पत्ते सब हरे दिखने लगे। ये जो रात में ओस गिर रही ना, वो जो आपका सिकुड़न है, वो जो आपका क्लोरोफिल कम होकर के पत्ता सेंटर में आ रहा है, करपा बनते बनते, तो फफूंदी नाशक 2nd नंबर पे आएगा। पहले आपने गर्माहट दी, प्लांट को अपटेक कराना चालू किया। पोटास का काम ही यही है कि जैसे ही वो प्लांट में जाता है रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है। तो हमारे पान के पत्ते पर, केले के पत्ते पर, पान पर फंगस क्यों आ रही है? उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता हो गई है कम, पोटास अपटेक हो नहीं रहा है, तो उसमें डेफिशिएंसी आना चालू हुई। उससे क्लोरोफिल अपने आप से फंगस के साथ जाकर के सिकुड़ने लग गया, सूखने लग गया, और जैसे ही ओस की बूंदें वहाँ आती है फिर से वो फसफस होकर के
वो फंगस उस क्लोरोफिल को खाने लग गई। तो डायरेक्ट मैं अगर बताऊं कि आपके पास ये हो गया है और आप फफूंदीनाशक का स्प्रे कर दो, तो वो एक छोटा सा मैंने इलाज बतला दिया शॉर्ट टाइम के लिए कि अभी आपने स्प्रे किया है तो 3 से 5 दिन असर आपको दिख जाएगा। बट आपने जड़ पे काम किया तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर ज़्यादा पत्तों पर है तो फफूंदीनाशक का स्प्रे तो लेना पड़ेगा। आप ब्लू कॉपर ले सकते हो, रेडोमिल गोल्ड ले सकते हो, साफ ले सकते हो, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक दोनों। बट वो वन टाइम सॉल्यूशन है। अगर आपने प्लांट के स्ट्रक्चर को ठीक नहीं किया तो आपको रिपीट स्प्रे लेना पड़ेगा जब तक ये आपका ओस और ठंड का टाइम चलेगा। ब्लू कॉपर को तो ड्रिप में चलाया था, तो वो जड़ों से भी तो फंगस खत्म करी ना उसने। हाँ, तो उससे बहुत अच्छा दिखा, मतलब केले जो छोटी केली है उसमें भी बहुत अच्छा। अभी Shining बढ़ चर्चा करते करते मैंने आपको बोला कि जड़ कत्थई हो जाएगी और ऐसे छीलोगे तो निकल जाएगी। नहीं, जड़ को तो हमने देखा ही नहीं क्योंकि पहली बार तो तो कर रहे हैं। वो उदाहरण में बता रहा हूँ। तो जो ये ब्लू कॉपर जड़ में गया होगा ना, तो वहाँ का फंगस उसने हटाया होगा। अच्छा, ऊपर की छाल उसकी कत्थई कलर की हो जाएगी। आप थोड़ी जड़ को उठाकर ऐसे खींचोगे तो ऊपर की चमड़ी जैसे सांप की केचली निकलती है ना, ऐसे वो जड़ की निकल जाएगी। छोटे छोटे से रीज़न है, इसमें हमें अलग अलग पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा। और फंगस 2-3 तरीके से काम करती है। एक तो हमारी फसल को बचाने का काम करती है ज़्यादा फंगस है तो। दूसरा, हम बार बार अगर फफूंदीनाशक पर आश्रित हो गए, जैसे आपको अभी एक बार रिजल्ट अच्छा मिला, आपके माइंड में आ गया कि ब्लू कॉपर मैंने दिया तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिल गया। बट ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ब्लू कॉपर से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पौधे को भोजन खिलाने वाले बैक्टीरिया भी फंगस ही है। ब्लू कॉपर जाएगा तो वो ये नहीं देखेगा मित्र बैक्टीरिया को मारा या शत्रु बैक्टीरिया को मारा। वो फील्ड में गया तो उसने सारे बैक्टीरिया को किया चपट, सारे बैक्टीरिया कर दिए क्लीन। अभी वो अच्छा बैक्टीरिया है या बुरा बैक्टीरिया है, हमारे प्लांट की जड़ों को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो ब्लू कॉपर को कोई मतलब नहीं। उसको ये मतलब मैं गया हूँ वहाँ पर सब चीज़ों को क्लीन करना। अभी वहाँ पर आपको नए बैक्टीरिया इनबिल्ट करना पड़ेंगे। जहाँ भी जिस भी फसल में हम ड्रिप से या पत्तों से बार बार फफूंदीनाशक दे रहे हैं, तो आपको ह्यूमस चलाना चाहिए या गुड़ गोबर गोमूत्र का कॉम्बिनेशन ड्रिप से देना चाहिए। बैक्टीरिया जो पॉजिटिव है, पीएसबी, केएसबी, राइजोबियम, एज़ोबैक्टर, उनकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। फफूंदीनाशक अच्छी चीज़ है, बार बार देने पर बुरी चीज़ है, पौधे को भोजन उठाने देगी नहीं। और हमें ऐसा होता है कि फार्मरों को एक बार किसी फसल में किसी चीज़ का उपयोग करने से रिजल्ट मिल गया, अब वो दिमाग में फिट हो गई कि हाँ मुझे इसका रिजल्ट मिला है, अभी ये मुझे रिपीट उपयोग करनी है। तो वो जब ज़रूरत लगे तभी उन चीज़ों का उपयोग करें। अच्छी चीज़ है, उसको हम ब्लू कॉपर को 28 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं, बट हर सप्ताह यूज़ करेंगे तो अति होगी। ऐसे ही फफूंदीनाशक हम 1 महीने में एक बार यूज़ कर लें। जैसे यहाँ पर मिर्च होगी ना अपने आसपास, मिर्च में फफूंदीनाशक, मिर्च किसके पास है, फफूंदीनाशक का यूज़ करते हैं स्प्रे में, ड्रिप से कितनी बार? वो तो हर स्प्रे के साथ तो डालना ही। डाउनी मिल्ड्यू अभी आएगा, हाँ। कीमोफोरा अभी चल रहा होगा, और डंडी टूटी वहाँ पर रोम बाल जैसे आ जाएंगे, उस पर स्प्रे करना ही है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर हमें हर मित्र जो पर्ची देगा, जिसको भी पूछा वो कुछ ना कुछ पर्ची देगा, तो उसमें एक फफूंदीनाशक लिखा हुआ आएगा ही आएगा। अभी वो हमें पता नहीं है कि फफूंदीनाशक हमें उसमें डालना कितनी बार है। मिर्च में मैक्सिमम 5वें दिन तो स्प्रे आ जाता होगा, और हर 5वें स्प्रे में फफूंदीनाशक है। फिर हमें कहना है कि इसका ऊपर का माथा बंद रहा है, जो पीला हो गया है, अभी वो खुल नहीं रहा है, ये थ्रिप्स जैसे पहले सिकुड़ता है उसके बाद बंद जाता है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी दिखाता है। और जितनी बार ज़रूरत से ज़्यादा फफूंदीनाशक जाएगा तो पौधा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उठाएगा ही नहीं, और वो उठाएगा नहीं तो आपका ऊपर का सिर पकड़ेगा, और सिर पकड़ेगा तो हम फिर बोलेंगे कि अब मेरे मिर्च में आ गया वायरस। अब द्वंद्व यहाँ है कि हम फफूंदीनाशक नहीं डालेंगे तो भी फील्ड को खराब होना है, और फफूंदीनाशक डाला तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपटेक कम होगा, या जड़ों में बार बार गया तो सारे बैक्टीरियल काउंट कम होंगे फील्ड में, ईसी कम होगा फील्ड का, तो पौधा भोजन कम उठाएगा। वो दूसरा द्वंद्व है। मतलब फार्मर के पास आज की तारीख में फार्मिंग करने के लिए बहुत सारी जटिलताएं हैं। करूँगा तो भी मरूंगा, नहीं करूँगा तो भी मरूंगा। तो इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन बैलेंस कैसा करें।
ताकि हमें उस जगह पर कम जाना पड़े, जिससे हमारी फसल को नुकसान है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में भी ना एलोपैथिक की आप गोली खाओगे तो लीवर खराब होगा, बट बीमार हो तो आपको गोली खाना ही पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है उसका। तो ऐसे दिक्कत आई तो हमें फफूंदीनाशक डालना ही है। बट अब हमारे पास डॉक्टर इतने सारे हो गए हैं कि वो हर पर्ची में फफूंदीनाशक दे रहे हैं। पिछले स्प्रे में भी फफूंदीनाशक था, इस स्प्रे में भी फफूंदीनाशक है, अगले स्प्रे में भी फफूंदीनाशक। स्प्रे हमें क्यों लेना है कि उस फील्ड में माइट्स, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, इनको भगाना है, जो पत्ते को ऊपर ना करे या नीचे ना करे। मकड़ी आई तो नीचे कर देगा, थ्रिप्स आई तो पत्ते को ऊपर कर देगा, इनको भगाना है। और यही आपके पपीता में भी है। अब इनको भगाने के लिए आपके फील्ड में आपको थ्रिप्स भगाना है, तो उसके लिए थ्रिप्स के स्प्रे के साथ फिर एक आएगा फंगिसाइड, एक आएगा टॉनिक और एक आएगा 19-19। हाँ, अब वो थ्रिप्स को आपको मोटा जाड़ा तगड़ा करना है, टॉनिक भी देना है, या पत्ते को जाड़ा तगड़ा करना है, उसको टॉनिक देना है। ये सारी चीजें अगर हम जड़ से करना चालू करें तो हमें ऊपर से कम करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं बट हम किन किन बातों को पकड़े, तो हम उन बातों को पकड़े जो फसल हम कर रहे हैं। और फसल करने से पहले हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे उसके लिए पेन पेपर पर उस फसल का पूरा हम लिख कर रखें कि हम 1 2 3 चीज़ें फॉलो करेंगे और उसको इस दिशा में जाएंगे। क्योंकि फार्मर को सिखाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर हैं और वो सीखने के लिए भी तत्पर है। किसान का एक बहुत अच्छा नियम है कि मेरे पास पैसा है, नहीं है तो कर्जा कर लूँगा, ज़मीन है, पानी है, मजदूर कहीं से भी लेके आऊँगा, मैं इस साल जो फसल लगा रहा हूँ उसको बहुत अच्छी बनाना है। ये हर फार्मर की मंशा है। इस साल मैंने पपीता लगाया तो वो चाहेगा कि पपीता सबसे अच्छी बने। इस साल मैंने केला लगाया तो केला सबसे अच्छा बने। इस साल मैंने सोयाबीन बोया है तो वो सबसे अच्छा बने। मैंने मिर्ची लगाई है तो गांव में सबसे अच्छी बने, कम से कम मिनिमम मंशा ये है। अब वो सबसे अच्छा बनने की परिभाषा क्या है हमारी? पड़ोसी अगर 2 बार स्प्रे करेगा तो मुझे 3 बार करना है कम से कम। तो हमारी परिभाषा क्या सबसे अच्छा बनने की? अगर मेरे काका पड़ोस में 5 एकड़ है, मेरी 5 एकड़ है, वो 1 ट्राली खाद लाए हैं तो मेरे को 1.5 ट्राली खाद लाना है। ऐसा ही कुछ है ना। हमें ये छोटी सी लाइन को चेंज करनी है कि पास वाले को देखकर खाद डालें या दुकानदार ने जो बोल दिया केवल उतना कर दें। हमें बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। फसल XYZ हो सकती है, मंशा सबकी एक ही शुद्ध सात्विक तरीके से ज़्यादा पैसे में कैसे कमाऊँ खेती से, उसमें गलती भी नहीं है, बहुत अच्छी लाइन है। बट वो ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, इसमें ये आ जाता है कि ज़्यादा खिलाऊँ कैसे, वो मनस्थिति में चेंज करना पड़ेगा। बेसिक कुछ थंब रूल है, उनको हम अपनाएंगे तो केला, पपीता या इन जैसी जो भी फसलें हैं उनको हम मिनिमाइज खर्चे में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। अभी मैं 2 फसलों की बात करूंगा, केले की और पपीता की, ठीक है। और इन 2 फसलों की बात करने में फिर आपके माइंड में जो आए प्रश्न उनको रखो संजो कर, फिर अपन उसको चर्चा खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके बीच में आपने जो फसल लगा रखी हो लास्ट में उनके भी प्रश्न उत्तर कर लेंगे।